जी हाँ, TV9 भारतवर्ष आप देख रहे हैं, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। और अब सुबह के 11 बजने जा रहे हैं और हमारी इस वक्त नजर है आज की सबसे बड़ी खबर पर। दो महायुद्ध इस वक्त दुनिया के अलग अलग कोनों में चल रहे हैं और ऐसे में एक महामुलाकात होने जा रही है। अमेरिका में है जिनपिंग और बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं जिनपिंग के यार पुतिन। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में दरअसल जंगी माहौल है। चीन से अमेरिका तक तनातनी है तो यूक्रेन से इजराइल तक भीषण जंग चल रही है। और रवि, ऐसे में होने जा रही है ये महामुलाकात, इस पर नजर रखनी होगी पूरी दुनिया को। बिल्कुल, और 3 मोर्चों पर दुनिया की नजर है। पहले मोर्चे की बात करें जहां फरवरी 2024 से लगातार तबाही मची है। यूक्रेन में रूस की सेना आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है तो वहीं यूक्रेनी काउंटर रूस के लिए चुनौती बना हुआ है। 629 दिन के जारी इस जंग में इस वक्त दुनिया के लिए बड़ी खबर भी बन गई है। इस बीच दूसरा मोर्चा चीन वर्सेस अमेरिका पर भी है, जिस पर आज हमारी नजर है, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग अमेरिका पहुंच चुके हैं और ये आज की सबसे बड़ी हलचल है। 13 घंटे बाद सबसे बड़ी मुलाकात होनी है जिसका एक एक फैसला वैश्विक कूटनीति पर सीधा असर डालेगा। और तीसरा मोर्चा है गाजा में इजराइल का ऑपरेशन, जहां 40 दिन से विध्वंस जारी है। इन 3 मोर्चों पर TV9 भारतवर्ष लगातार आपको सबसे बड़ी कवरेज दिखा रहा है। इससे जुड़ी हर अपडेट और बदलते हालात समझने की भी कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, एक तरफ 629 दिन से जंग जारी है, तबाही मची है, और दूसरी तरफ जंग को 40 दिन हो चुके हैं और ऐसे में 18 घंटे बाद सिर्फ ये मुलाकात होने जा रही है। यूक्रेन के जंगी मैदान से एक बड़ी खबर है। 70,000 यूक्रेनी जवानों के मारे जाने का किया गया है दावा। युद्ध में यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। यूक्रेन के जंगी मैदान से ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। दावा क्या किया गया है ये देखिए। 70,000 यूक्रेनी जवान अब तक इस जंग में मारे जा चुके हैं। ये बड़ा दावा यूक्रेन के जंगी मैदान से आया है सामने। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जंग में तबाही का पैमाना कितना बड़ा है। युद्ध में यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान हुआ है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, वो भी तब जब नाटो कंट्रीज उसके साथ खड़े हुए हैं। ये देखिए मौतें कितनी हुई हैं। 70,000 जवान अब तक यूक्रेन के मारे गए हैं और जो जवान जख्मी हैं उनकी संख्या 1,20,000 है। यानी बड़े पैमाने पर तबाही मची है इस जंग के दौरान, ये रिपोर्ट ने साफ किया है। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट मौजूद हैं। चतुर्वेदी सर, बहुत सीधा और सपाट सवाल, यूक्रेन जंग खत्म नहीं हुआ, इधर गाजा का भी फ्रंट खुल गया, भविष्य क्या देखते हैं आप पहले फ्रंट पर, यानी रूस और यूक्रेन में जो कुछ भी चल रहा है, जो युद्ध 10 दिन में खत्म होने का अंदाजा लगाया जा रहा था, आज देखिए साल दर साल बीतते जा रहे हैं। रवि, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूक्रेन और रूस का युद्ध एक सारे मिलिट्री एक्सपर्ट समझते थे कि ये शायद युद्ध शुरुआत ना हो और बिना युद्ध के ये रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये शुरुआत हुई पिछले साल फरवरी में और अभी करीब आप जानते हैं कि करीब तकरीबन 20 महीने से ये युद्ध चल रहा है और एक ऐसी स्थिति में है जहाँ की तबाही के अलावा और कुछ हासिल नहीं हो रहा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि यूक्रेन की जो बाउंड्री है एक्सेप्ट ईस्टर्न यूक्रेन को छोड़ के बाकी बाउंड्री की तब्दीली हो सकती है। और जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है रशिया के लिए, जो ईस्टर्न यूरोप का वो एरिया वो अभी ऑलरेडी उसके कब्जे में है। अब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ किसी तरह से शांति की कोशिश, लेकिन इसके लिए सबसे जो ज़्यादा जिम्मेदार है वो अमेरिका है, नेटो है, जिन्होंने इस स्थिति को लाने में सबसे ज्यादा ठीक है, मैं समझूंगा कि सहयोग किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इस बीच देखिए बड़ी खबर जो आज की है वो अपने दर्शकों को बता दें। जो बाइडेन और शी जिनपिंग की आज होने वाली मुलाकात से जुड़ी इंडोनेशिया में हुई मीटिंग के ठीक 1 साल बाद ये बैठक हो रही है। इन दोनों नेताओं की मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, पूरी दुनिया की, क्योंकि हाल के वर्षों में अमेरिका और चीन के संबंधों में काफी तनातनी देखी गई। इससे हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। दोनों देशों में तनावपूर्ण संबंधों के बीच यह मुलाकात ऐसे वक्त पर हो रही है जब एक और
इजराइल हमास के बीच जंग जारी है, तो वहीं दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध 20 महीने से ज्यादा वक्त से लगातार चल रहा है। जंग के दोनों ही फ्रंट्स पर अमेरिका और चीन अलग अलग देशों का समर्थन कर रहे हैं। दोनों के खेमे बिल्कुल जुदा हैं। सवाल यह है कि क्या इस मुलाकात से शांति की कोई राह निकलेगी या एक नई जंग की शुरुआत हो जाएगी। ये अपने आप में वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, कुपियांस्क में रूस का भीषण हमला हुआ है। आर्टिलरी से यूक्रेनी ठिकानों पर किया गया अटैक। रूस ने जारी किया है हमले का वीडियो। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है। और इस बीच ड्रोन से रूस का भीषण हमला, यूक्रेनी ठिकानों पर किया अटैक। रूसी हमले पर यूक्रेन का पलटवार, अमेरिकी हथियारों से किया हमला। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं वॉर जोन से। देखिए, क्रीमिया के पास यूक्रेन का ड्रोन अटैक, बड़ी खबर है ये। ड्रोन बोट से रूसी फ्लीट पर हमला किया, 2 रूसी वॉरशिप को टारगेट करके हमला किया। अब तक रूस के 17 जहाज टारगेट किए हैं और इस बार भी देखिए ड्रोन बोट से रूसी फ्लीट पर यह अटैक किया गया है। तो देखिए, अभी भी यूक्रेन की तरफ से पलटवार का सिलसिला जारी है। इतने दिन तक जंग बीतने के बावजूद रूसी नौसेना को अब तक जो नुकसान हुआ है वो आंकड़े हम आपके सामने रख दें। ये देखिए, मॉस्कोवा क्लास मिसाइल वॉरशिप तबाह कर दी गई। इसके अलावा एक रोस्तोव किलो क्लास सबमरीन को भी तबाह कर दिया गया यूक्रेन की तरफ से। तो ये जो बड़े नुकसान नौसेना को हुए हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। 5 रैप्टर क्लास पेट्रोल बोट्स, एक BK-16E हाई स्पीड अटैक बोट भी नष्ट कर दी है यूक्रेन ने। इसके अलावा 4 लैंडिंग शिप्स, एक छोटी पेट्रोल बोट भी नष्ट की गई है। ये सिर्फ नौसेना को जो नुकसान हुआ है वो आपके सामने है। बिल्कुल, तो हमने आपको दिखाया कि नौसेना को कैसे यूक्रेन ने अब तक नुकसान पहुंचाया, रूस को कितना नुकसान पहुंचाया। अब सवाल यह है कि आखिर बिना वॉरशिप के यूक्रेन रूस पर हमले कैसे कर रहा है, रूस को इतनी भारी क्षति कैसे पहुंचा रहा है। तो यूक्रेनी कामयाबी की 3 बड़ी वजह हम आपको बताने वाले हैं कि क्या वो बड़ी वजह हैं। तो बिना वॉरशिप के रूस पर हमले कर रहा है यूक्रेन। यूक्रेनी कामयाबी के पीछे की वजह जो है वो 3 वजह हम आपको बताने जाने हैं। एक तो ड्रोन बोट्स जिसका जिक्र किया है, जो लेटेस्ट हमला हुआ है वो भी ड्रोन बोट्स के माध्यम से हमला हुआ है और जिससे ये नुकसान पहुंचा है फ्लीट, रशियन फ्लीट को नुकसान पहुंचा है। लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइलों का प्रयोग यूक्रेन ने इस युद्ध के दौरान किया और इससे नुकसान पहुंचाया है रूस को। और सर्विलांस में पश्चिमी मदद मिल रही है जिससे एक्यूरेट जो है टारगेट हिट कर पा रहा है यूक्रेन। आपको याद होगा जो पहला सबसे बड़ा नेवल शिप जो डैमेज किया था यूक्रेन ने, उसके पीछे भी यही बताया जा रहा था कि इसमें वेस्टर्न इंफॉर्मेशन इनपुट है और वो एक्यूरेट अटैक करने में यूक्रेन की मदद कर रहा है, जो कि एक बड़ी ताकत है। तो ये हमने आपको बताया कि इसकी वजह क्या है, इसके कारण क्या है कि यूक्रेन इतना नुकसान पहुंचा पा रहा है। और देखिए, इस बीच खबर यह है कि अवदीका में यूक्रेन का भीषण हमला और अमेरिकी व्हीकल से अटैक किया, रूस के ठिकानों को टारगेट किया है, आगे बढ़ रहा है यूक्रेनी टैंक। तो ये हमले चल रहे हैं। भारद्वाज सर, ये हमने कारण बताए, हमने ये बताया कि रूसी नौसेना को नुकसान कितना हुआ है, यूक्रेन को भी कितना नुकसान हुआ है। पश्चिमी देशों की जो भूमिका है उसको एक बड़ी वजह माना गया शुरू से, नेटो, अमेरिका, इन सबको। आप क्या देखते हैं इतने समय बाद भी पश्चिम या नेटो या यूरोप किस तरह से मदद करने में टिका रहा? कहा जा रहा था कि बहुत जल्दी बहुत सारे देश हाथ खींच लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हमने देखा नहीं। देखिए, 2-3 बातें साफ है। पहली बात तो जो गणित थे, जो मिलिट्री ताकत थी, या आप ये कहिए कि जो कंट्री का एक जो माइट था, वो सारे गणित अभी जो चल रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स उसने फेल कर दिए हैं।
रशिया को उम्मीद था कि हम 6, 7, 10 दिन 15 दिन में यूक्रेन को फतेह कर देंगे और जो थ्रेट नाटो की तरफ से आ रही है रशियन बॉर्डर पे उसको हम यूक्रेन तक रोक देंगे। वो जो कैलकुलेशंस था, जो गणित था, वो फेल हो चुका, क्योंकि नाटो सीधा ना होके अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ और पूरा अपनी जो उनकी सैनिक क्षमता है उसके माध्यम से यूक्रेन को समर्थन किया। 23% आर्म्स प्रोडक्शन में इजाफा हुआ यूरोपियन कंट्रीज़ में, क्योंकि ये बात था कि यूरोप स्टेटस को नहीं, अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ने लगा था। और वही दूसरा जो आप इजराइल की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे नेतन्याहू ने साफ कहा कि इजराइल के बाद यूरोप, तो वहाँ पर स्टेटस को के साथ साथ आप अस्तित्व की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तो ये बात मान के चलिए कि जो मिलिट्री पावर्स हैं जो रही हैं ट्रेडिशनली, रशिया की मैं बात करूंगा, वो निश्चित रूप से उसने अपनी माइट को डेमोस्ट्रेट किया है और यूक्रेन में कुछ हद तक फतेह भी हासिल की है। डोनबास रीजन पूरा आज रशिया के पास है, लेकिन ये मुश्किल की जो घड़ी है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि एक ताकत है जो स्टेटस को मेंटेन करना चाहती है, दूसरी ताकत जो उसके खिलाफ एनकाउंटर कर रही है। बिल्कुल सही बात है। और इस बीच देखिए एक अहम खबर और आ रही है। अवदीवका में यूक्रेन का भीषण अटैक हुआ है। अमेरिकी व्हीकल से किया गया अटैक। रूस के ठिकानों को यहां किया गया है टारगेट। हमला करते हुए आगे बढ़ रहा है यूक्रेनी टैंक। तो बैटल ग्राउंड में यूक्रेनी टैंक का एक्शन, रूसी ठिकानों को किया नस्तनाबूद। यूक्रेन ने जारी किया हमले का वीडियो। हमले में धुआं धुआं हुआ पूरा इलाका। ये देखिए तस्वीरें बैटल ग्राउंड से यूक्रेन के हमले की। यूक्रेन की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया। रशियन ठिकानों को टारगेट किया गया बैटल ग्राउंड में। आर्टिलरी और टैंक्स का कोहराम देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें यूक्रेन की तरफ से जारी। और अगली बड़ी खबर, रूस ने अचानक तेज किए हमले। यूक्रेन के कम से कम 26 शहरों पर बोले गए हमले। पिछले 7 दिनों से बढ़ गई है हमलों की रफ्तार। जिनपिंग बाइडेन मीटिंग से पहले ये हमले और तेज होते हुए हम देख रहे हैं। तो अब इसकी वजह क्या है? एक तरफ बाइडेन और जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है और दूसरी तरफ पुतिन ने हमले और तेज कर दिए हैं। ये समझेंगे। वॉर जोन में रूसी इस वक्त धुआंधार हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। जिनपिंग इफेक्ट है क्या ये? एक साथ यूक्रेन के कई शहरों को बनाया गया है निशाना रूस की तरफ से। यूक्रेन के कई शहरों में पिछले 7 दिनों में भारी बमबारी की गई है। रफ्तार बढ़ गई है हमलों की। 7 दिनों में 26 शहरों पर लगातार हवाई हमले हुए हैं। रवि, बिल्कुल। और देखिए ईयू प्रमुख के कीव दौरे के वक्त ये बड़े हमले हुए हैं। रूस के भीषण हमलों के बीच अमेरिका में जिनपिंग मौजूद हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये जो टाइमिंग है, ये जो इक्वेशन है और इसमें चीन की जो उपस्थिति या पोजीशनिंग है, क्या वो भी बहुत कुछ कहती है? क्योंकि अचानक से ये बड़े हमले बहुत सारे सवाल भी उठा रहे हैं सभी। बिल्कुल सही बात है। और चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस वक्त दुनिया के 2 हिस्सों में जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ इजराइल हमास की जंग चल रही है और दूसरी तरफ रूस यूक्रेन की। अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो क्या आप देखते हैं ये दोनों जंग, लग तो नहीं रहा था कि इतनी लंबी खिंचेगी। एक तरफ 629 दिन से जंग चल रही है, दूसरी तरफ हमास जैसे छोटे से ऑर्गेनाइजेशन से 40 दिनों से जंग चल रही है। क्या इसकी वजह यह है कि हमास के साथ भी कई मुल्क खड़े हैं और छोटे से देश यूक्रेन के साथ भी कई बड़े मुल्क खड़े हुए हैं? समीर, आपने सही कहा, लेकिन एक कॉमन फैक्टर है जी, जो कि अमेरिका है एक तरफ और दूसरी तरफ रशिया एंड चाइना है। इन दोनों जगह ये एक कॉमन फैक्टर है। दोनों जगह आप इजराइल और हमास के उसमें भी ले लीजिए और रूस और यूक्रेन में भी ले लीजिए। जो इस वक्त अटैक जो ज़्यादा तेज हुए हैं, इसका कारण एक मैसेजिंग भी हो सकता है। जो इस तरह के हमले किए जाते हैं एक सही मैसेज देने के लिए, जब कोई इस तरह के बहुत हाई लेवल समिट मीटिंग्स हो रही हैं। उसके अलावा मैं समझता हूं कि ये सोची समझी रणनीति भी है
रशिया की कि ये उनको समझाने के लिए यूक्रेन को कि तुम अब इससे ज़्यादा नेटो पे डिपेंड मत हो, क्योंकि तुम्हारे पास काबिलियत नहीं है, एंड इट इज़ अ फैक्ट। बिल्कुल। और यूक्रेन के पास काबिलियत नहीं है एक माइटी रशियन आर्मी को, उनके पास जिस तरह से लॉजिस्टिक बेस है, जिस तरह से वो अपने एम्यूनिशन सिस्टम को बनाते हैं, प्रोडक्शन इंडिजिनस है। बिल्कुल सर। और जो दूसरों से बैठक होनी है उसमें ये माना जा सकता है कि चीन भी रशियन इंटरेस्ट को कुछ हद तक तो रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा ही, उन मुद्दों को भी छुएगा जिससे रशियन इंटरेस्ट की भी बात हो। और वहीं क्रास्नोलिमन में रूस का भीषण हमला हुआ है, ये ताजा खबर मिल रही है। D30 होवित्जर से इस अटैक को दिया गया है अंजाम। यूक्रेनी ठिकानों को किया गया है चुन चुन कर टारगेट। रूसी रक्षा मंत्रालय ने खुद ये वीडियो जारी किया है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। और इधर अवदीव्का में ज़ेलेंस्की के हाथ पांव फूले, रूस की चुनौती को बताया बेहद कठिन। अवदीव्का में निपटना आसान नहीं, ये कहना है ज़ेलेंस्की का। अवदीव्का में ये आप तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की, और साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि अवदीव्का में निपटना आसान नहीं है, यहाँ पर चुनौती बहुत मुश्किल है ज़ेलेंस्की के सामने और यूक्रेन की सेना के सामने। चैलेंज बड़ा, ये खुद ज़ेलेंस्की भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और आइए देखते हैं कि कैसे ज़ेलेंस्की अवदीव्का के फ्रंट पर पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। इन ग्राफिक्स के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ज़ेलेंस्की का सरेंडर एक तरीके से देखिए ये है, क्योंकि एक्सेप्टेंस है कि यहां पर स्थिति हमारी कमजोर है। अवदीव्का में रूसी हमले से निपटना आसान नहीं है, ज़ेलेंस्की मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। जी हां, डोनेट्स्क के पूर्वी हिस्से का ये शहर वॉर का एपी सेंटर बनता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। सैकड़ों नए रूसी टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स इलाके में तैनात कर दिए गए हैं। ये बड़ा डिप्लॉयमेंट हुआ है। अवदीव्का में रूस का नुकसान बाखमुत से भी ज्यादा हुआ है। ये अपने आप में बड़ी बात निकलकर सामने आती है। इसके बावजूद रूस से मुकाबला फिलहाल आसान नहीं लग रहा है और ज़ेलेंस्की इसे स्वीकार कर रहे हैं, इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। किस तरह से आप प्रोफेसर संजय भारद्वाज इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं और आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है? 629 दिन से जंग चल रही है और अभी भी बड़े पैमाने पर, बड़े दायरे में अगर हम बात करें तो कुछ हासिल वसूल निकला नहीं है। जो रूस चाहता था वो भी बहुत हद तक होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा। देखिए, रूस जो चाहता था, मुझे लगता है कि जो एक मैं कह रहा हूँ जो थ्रेट थी उसको अभी तक यूक्रेन के बॉर्डर के पार ही रखा हुआ है, यूरोप तक रखा हुआ है। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए कि अभी तक वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप पूरा यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, रशिया के खिलाफ एक वॉल क्रिएट कर रहा था। लेकिन अभी जो दूसरा फ्रंट खुलने से, जो इजराइल हमास से निश्चित रूप से जो एनर्जी थी यूरोपियन वर्ल्ड की, डेमोस्ट्रेशन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं हर जगह, उसको काउंट, और इजराइल सीधा कन्फ्रंटेशन हमास के साथ, अरबियन वर्ल्ड के साथ है, तो निश्चित रूप से जो एनर्जी है डाइवर्ट हुई है। दूसरी बात, ज़ेलेंस्की को जो सप्लाई जिस तरीके से मिल रही थी, अब वो कितनी सप्लाई वहाँ पे मिल रही है, कितना अमेरिकन इजराइल की तरफ से खतरा बढ़ते हुए को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन तीसरी बात जो मैं कहूँगा कि जो शी जिनपिंग वहाँ बैठे हुए हैं, देखिए मान के चलिए कि 3 सीधे खतरे हैं, पहला रशिया, दूसरा चीन और तीसरा ईरान, क्योंकि हमास को जो सपोर्ट कर रहा है वो ईरान कर रहा है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है ईरान कर रहा है। अब सीधा सीधा जो कन्फ्रंटेशन अमेरिका का और वेस्टर्न वर्ल्ड का वो रशिया से और ईरान से है। चीन इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और शी जिनपिंग वहां पे बैठे हुए हैं, तो रशिया इस बात का फायदा उठाना चाहता है कि शी जिनपिंग इन दोनों मोर्चों के खुलने से जो ग्लोबल पावर इक्वेशन है उस पर भी बहुत असर पड़ता नजर आ रहा है। और इस बीच यूरोपीय देशों से यूक्रेन को लगा है बड़ा झटका। आर्टिलरी शेल्स देने पर हाथ खड़े कर दिए हैं इन देशों ने। जर्मनी के रक्षा मंत्री का इसे लेकर बयान आया है, मार्च तक 10 लाख गोले देने को कहा था। अब आर्टिलरी शेल्स देने पर अपनी मजबूरी गिनाते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो इस वॉर के दौरान ईयू की तरफ से यूक्रेन को यह झटका मिला है। जल्दी से हम समझते हैं कि क्या समस्याएं हैं अब यूक्रेन के सामने ईयू के इस
फैसले के बाद से। तो युद्ध पर ईयू से यूक्रेन को झटका। टारगेट की बात करें 10 लाख आर्टिलरी गोले देने थे, ये मिलना था यूक्रेन को। टाइमलाइन इसकी थी मार्च 2024 तक। मार्च 2024 तक ये सब कुछ मिल जाना था यूक्रेन को। जी हाँ, लेकिन अब ये पूरी डील खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। 155 mm आर्टिलरी शेल्स देने को कहा गया था। 27 देशों ने इसे लेकर वादा किया था, लेकिन अब ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। इन तमाम मुल्कों का रुख यही बता रहा है। अब चुनौती क्या है? जरूरी सामान जुटाना मुश्किल साबित होगा यूक्रेन के लिए, और ये ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। असर इसका ये होगा कि अब टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। ये सीधे तौर पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और देखिए, इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यही है कि इस युद्ध को चलाने के लिए शुरू में ही ज़ेलेंस्की ने कहा था कि उन्हें सिर्फ हथियार, हथियार और हथियार चाहिए। भारद्वाज सर, ये जो हथियार, हथियार और सिर्फ हथियार चाहिए, कितना लंबा खींच पाएगा ईयू, नाटो, अमेरिका? देखिए, आप इनके क्राइसिस को समझिए। यूरोपियन कंट्रीज़ का क्राइसिस है, सब इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, जो अभी तक रशिया से जो एनर्जी गैस सप्लाई होता था बंद हो गया। दूसरी तरफ अरबियन वर्ल्ड में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, गैस सप्लाई बंद हो रहा है। ये अपने सर्वाइवल और अपने आप को सस्टेन करने की लड़ाई अब यूरोपियन कंट्रीज़ लड़ रहे हैं। अब वो कितना दूसरों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। यूक्रेन के लिए कितना लड़ाई लड़ेंगे, एक सवाल है। और निश्चित रूप से मैंने आपको इंडिकेट किया था कि यूरोपियन कंट्रीज़ अब यूक्रेन को उस क्षमता में हथियार नहीं दे रहे, क्योंकि उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है कि कहाँ से खतरे खड़े होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक स्टेटस को मेंटेन करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के साथ में है, क्योंकि जो बाकी जो कंट्रीज है, एंटी ग्रुप है, जो आप ये कहिए, वो अपने आप को लामबंद कर रहा है, मोबिलाइज कर रहा है। रोग स्टेट का सीधा सीधा खतरा यूरोपियन वर्ल्ड और अमेरिका को हो रहा है। उसमें मैंने इंडिकेट किया, चाहे वो चीन भी, देखिए प्रत्यक्ष रूप से चीन शामिल नहीं है यूक्रेन में और हमास में, लेकिन निश्चित रूप से वो एक बिल्कुल सही बात है। और ऐसे में जो बाइडेन और शी जिनपिंग मिलेंगे तो क्या होगा? मुलाकात में किन मुद्दों को उनका जिक्र किया जाएगा, उन पर चर्चा की जाएगी, इस पर भी नजर रखनी होगी। रूसी हमलों पर यूक्रेन का इस वक्त दावा क्या है, ये देखिए। कामिकाजी ड्रोन से रूसी हमले बढ़े हैं। यूक्रेनी सैनिकों पर अचानक हमले तेज हुए हैं, ये दावा किया गया है। वही यूक्रेन के निकोपोल में भीषण जंग। निकोपोल में 24 घंटे में 11 हमले हुए हैं। ड्रोन और आर्टिलरी से एक साथ अटैक हुआ है, एक साथ हमला हुआ है। तस्वीरें निकोपोल की। तो देखिए, यूक्रेन के लिए निश्चित तौर पर मुश्किल घड़ी नजर आती है और जंग पर यूक्रेन आर्मी एक बड़ा दावा कर रही है। जवाबी हमले में बड़ी कामयाबी का डिनिप्रो नदी के पास कब्जे का दावा किया गया है। दक्षिण इलाके में आगे बढ़ने का दावा यूक्रेनियन आर्मी की तरफ से किया गया है। वही रूस के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में फिनलैंड। कई जगह बॉर्डर बंद कर सकता है फिनलैंड। रूसी नागरिकों की एंट्री पर बैन की तैयारी। और अगली बड़ी खबर खेरसोन में रूस की भारी बमबारी से जुड़ी। रूसी हमले में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। खेरसोन में भी 12 लोग घायल हुए। वहीं ईयू की सदस्यता पर भी यूक्रेन को झटका लगा है। बड़ी खबर है, सदस्यता पर हंगरी ने विरोध किया है। तो कहा तो नाटो की सदस्यता मिलनी थी, अभी देखिए ईयू की सदस्यता पर भी यूक्रेन को झटका लगा है और इस बार विरोध आया है हंगरी की तरफ से।
तो यूरोपियन यूनियन की सदस्यता पर यूक्रेन को झटका देता हुआ नजर आ रहा है कौन? हंगरी। यूक्रेन के खिलाफ हंगरी का मोर्चा। यूक्रेन की ईयू सदस्यता पर बातचीत का विरोध किया है हंगरी ने। यूक्रेन पर आगे चर्चा हुई तो हंगरी अड़ंगा लगा सकता है, यह क्लियर नजर आ रहा है। नए सदस्य के लिए सभी 27 ईयू सदस्यों की सहमति जरूरी होती है, यानी नाटो वाला रूल यहां पर भी लागू होता है कि सभी सदस्य मंजूर होने चाहिए और एक ने भी अगर इस प्रस्ताव को नामंजूर किया तो सदस्यता नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल, यूक्रेन की सदस्यता पर वीटो लगाने की तैयारी में हंगरी है। हंगरी ने कहा हम ईयू का दबाव भी इस पर असर नहीं करेगा, हम इसका विरोध करेंगे, हम इस पर वीटो लगाएंगे। तो यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका है हंगरी की तरफ से। और यूक्रेन के लोगों से ज़ेलेंस्की ने इस बीच अपील की है सर्दियों में बचने की तैयारी करें। लोगों से, आम नागरिकों से ज़ेलेंस्की की अपील। रूस का बड़े हमले का प्लान है, आने वाला वक्त चुनौती भरा है, सर्दियों में खुद को बचाने की तैयारी शुरू कर दें।